तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ये सीपीसी हमने स्टार्ट किया था। सीपीसी का सिविल प्रोसीजर कोड का ये लेक्चर नंबर 2 है। डेफिनेशंस हमने स्टार्ट करी थी और डेफिनेशन सेक्शन 2 में है। तो जो पहली डेफिनेशन है हमारी कोड इंक्लूड रूल्स, ये वाली डेफिनेशन हमने कल कर ली थी फर्स्ट लेक्चर में। अब नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन देखो क्या है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लोज 2। सेक्शन 2 क्लोज 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यहाँ पे दे रखा है डिक्री की डेफिनेशन। अब डिक्री क्या होती है, तो देखो कोर्ट का कोई भी जो डिसीजन होता है, सिविल कोर्ट का जो डिसीजन होता है, डिसीजन को हम एडजुडिकेशन बोलते हैं। तो सिविल कोर्ट का जो भी एडजुडिकेशन होता है, मतलब सिविल कोर्ट का जो भी डिसीजन आता है वो या तो डिक्री होता है या ऑर्डर होता है। तो सिविल कोर्ट जो भी एडजुडिकेशन देता है, जो भी डिसीजन देता है, वो या तो ऑर्डर होगा या फिर डिक्री होगा। डिक्री की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 2 में दे रखी है और ऑर्डर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 14 में दे रखी है। सबसे पहले देखो ऑर्डर की डेफिनेशन में क्या क्या रखा है। ऑर्डर की डेफिनेशन में बता रखा है कि सिविल कोर्ट का डिसीजन जो डिक्री नहीं कहलाता वो ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई कि सिविल कोर्ट का कोई भी डिसीजन जो डिक्री नहीं कहलाया जाएगा, सिविल कोर्ट का कोई भी डिसीजन जो डिक्री नहीं कहलाया जाएगा वो क्या होता है, वो ऑर्डर है। तो ऑर्डर तो सिंपल वो होता है जो डिक्री नहीं है। तो डिक्री क्या है, तो हम ये देख लेते हैं डिक्री किसको बोलते हैं। तो सिविल कोर्ट का कोई भी डिसीजन डिक्री तब कहलाएगा जब ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो सिविल कोर्ट का डिसीजन क्या कहलाएगा, डिक्री कहलाएगा। और अगर डिक्री नहीं है तो वो ऑर्डर कहलाएगा। अब ये 5 कंडीशन कौन सी हैं, तो सबसे पहले तो एडजुडिकेशन होना चाहिए। एडजुडिकेशन का मतलब है जुडिशियल डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जुडिशियल डिटर्मिनेशन का मतलब है जज साहब डिसाइड करें। जज साहब क्या करें, डिसाइड करें। किस चीज़ को डिसाइड करें, जो दोनों पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट है, जो दोनों पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट है। तो जो डिस्प्यूटेड मैटर है, जो मैटर इन डिस्प्यूट है, दो पार्टीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको जज साहब डिसाइड करें, उसको बोलते हैं जुडिशियल डिटर्मिनेशन। और डिसाइड करके जज साहब अपना डिसीजन दें। तो पहले तो एडजुडिकेशन होना चाहिए, यानी जो भी पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है जज साहब उसको सुने और अपना डिसीजन दें, यानी एडजुडिकेशन दें। अब सपोज करो एडजुडिकेशन किस पे आना चाहिए, जज साहब का जो डिसीजन है वो किस चीज़ पे आना चाहिए, जो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूटेड मैटर है उसके ऊपर जज साहब का डिसीजन आना चाहिए। ये मेन बात है। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि दो पार्टीज़ के बीच में जब डिस्प्यूट चल रहा है तो उस डिस्प्यूटेड मैटर के ऊपर जज साहब का डिसीजन आना चाहिए। अब एक एग्जांपल देखो, मान लो दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था और जो पार्टीज़ हैं वो डेट पे आई नहीं, डिफ़ॉल्ट कर दिया, अपीयर ही नहीं हुई। यानी दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था और जब डेट थी, कोर्ट की डेट थी, तो दोनों पार्टी अब्सेंट हो गई, अपीयर ही नहीं हुई। तो जज साहब ने क्या किया, केस को डिसमिस कर दिया। अब जज साहब ने जब केस को डिसमिस किया तो ये जो डिसमिस के ऑर्डर आए, ये ऑर्डर है ना कि डिक्री। ये डिसमिसल के जो ऑर्डर आए हैं ये डिक्री नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूटेड मैटर है उसके ऊपर जज साहब का कोई डिसीजन नहीं है। यहाँ तो जज साहब ने कहा कि दोनों पार्टी नहीं आई तो केस को क्या करो, डिसमिस करो। तो यहाँ पे कोई एडजुडिकेशन नहीं है, कोर्ट ने कोई भी जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं किया। पार्टीज़ के बीच में जो डिस्प्यूटेड मैटर है उसके ऊपर जज साहब ने कोई भी डिसीजन नहीं किया। यहाँ पे ऐसे एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो कोई माइनर है, माइनर के खिलाफ कोई केस करता है,
तो माइनर के अगेंस्ट जब केस किया जाता है तो माइनर को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करने वाला कोई होना चाहिए। अगर माइनर को कोर्ट में प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी नहीं है तो फिर आप माइनर के अगेंस्ट केस नहीं चला सकते। अब माइनर के अगेंस्ट मान लो केस कर दिया किसी ने और माइनर को कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कोर्ट में, इसलिए जज साहब ने क्या किया, वो जो माइनर के अगेंस्ट केस किया था उसको डिसमिस कर दिया। तो ये जो डिसमिसल के ऑर्डर है ये सूट नहीं कहलाएगा, ये डिक्री नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा डिक्री? क्योंकि यहाँ पे जो माइनर और जो दूसरी पार्टी है उसके बीच में जो डिस्प्यूट था उसके ऊपर जज साहब ने कोई डिसीजन नहीं दिया। नेक्स्ट है कि पहली तो कंडीशन क्या थी, एडजुडिकेशन होना चाहिए। किसके ऊपर एडजुडिकेशन आना चाहिए? मैटर इन डिस्प्यूट के ऊपर। दूसरा है ये जो जज साहब ने एडजुडिकेशन देना है ये जज साहब ने सूट में दिया हो। तो ये जो एडजुडिकेशन है, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया हो किसके ऊपर, जो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूटेड मैटर है उसके ऊपर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया हो वो किस में दिया हो? सूट में दिया हो। सूट का मतलब होता है, सीपीसी में तो सूट को डिफाइन नहीं कर रखा हूँ, लेकिन सूट का मतलब ये होता है कि एक सिविल प्रोसीडिंग जो कि प्लेंट फाइल करने के बाद स्टार्ट होती है। तो सूट का सिंपल सा मतलब क्या है कि ये एक सिविल प्रोसीडिंग है जो प्लेंट फाइल करने के बाद स्टार्ट होती है। मतलब दो पार्टी होती हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए हैं जो केस को फाइल कर रहे हैं, तो जब ये ए केस को फाइल करेंगे तो ये क्या फाइल करेंगे? प्लेंट फाइल करेंगे। प्लेंट मतलब अपने वो सारी चीज़ें जिसमें ये जज आपको बताएंगे कि भाई मेरे साथ क्या क्या गलत हुआ और क्या मुझे रिलीफ चाहिए, उसको बोलते हैं प्लेंट। तो जब ए प्लेंट फाइल करेगा तो सिविल सूट स्टार्ट हो जाएगा। और फिर ये जो बी है जिसके अगेंस्ट केस किया है ये अपना एक रिटर्न स्टेटमेंट देता है, तो ये अपना रिप्लाई फाइल करेगा अपने डिफेंस में। क्लियर है? तो सूट क्या होता है? सूट सिविल प्रोसीडिंग होती है जो प्लेंट फाइल करके स्टार्ट होता है। तो ये जो सूट फाइल हुआ है इस सूट के अंदर ही जज साहब ने क्या किया हो? एडजुडिकेशन दिया हो। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है एग्जाम्पल देख लो। मान लो कोई पर्सन है वो गरीब है, उसके पास केस लड़ने का पैसा नहीं है, क्योंकि जब भी सिविल सूट किसी को फाइल करना है तो सिविल सूट जब फाइल करना होता है तो कुछ कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है, कुछ कॉस्ट ऑफ सूट लगती है, फ्री में केस नहीं लड़ा जाता। तो कोई व्यक्ति है जिसके पास कोर्ट फीस पे करने के लिए पैसे नहीं है लेकिन वो सूट फाइल करना चाहता है, तो वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करता है कि सर मुझे परमिशन दे दो कि मैं एज एन इंडिजेंट पर्सन केस फाइल कर सकूं। मतलब इंडिजेंट पर्सन का मतलब जो भी सिविल सूट में कॉस्ट आनी है वो मेरे को पे ना करनी पड़े, उसके लिए वो एप्लीकेशन फाइल करता है। तो उस एप्लीकेशन पे जज साहब का जो डिसीजन आएगा वो डिक्री नहीं है, वो डिक्री नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक जज साहब का डिसीजन नहीं आता तब तक सूट तो स्टार्ट हुआ ही नहीं। जब कोर्ट जज साहब का डिसीजन आ जाएगा और जज साहब इस इंडिजेंट पर्सन को अलाउ कर देंगे कि ठीक है आप एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट को फाइल कर दो, तब जाके सूट स्टार्ट होगा। तो अभी तो व्यक्ति ने एक एप्लीकेशन दी है जज साहब को कि मेरे को एज एन इंडिजेंट पर्सन केस फाइल करने की इजाज़त दे दो, तो अभी सूट स्टार्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे जज साहब का जो डिसीजन आएगा वो डिक्री नहीं हो सकता, क्योंकि डिक्री सूट में ही हो सकती है। नो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट तो क्या थी? एडजुडिकेशन होना चाहिए मैटर इन डिस्प्यूट में। दूसरा था एडजुडिकेशन सूट में होना चाहिए। और तीसरा
ये जो एडजुडिकेशन आएगा, जो जज साहब जुडिशली डिसाइड करेंगे, तो पार्टीज़ के बीच में जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, जो भी डिस्प्यूटेड मैटर है, जो भी मैटर इन कंट्रोवर्सी है, तो पार्टीज़ के बीच में जो भी मैटर है कंट्रोवर्सी में, जो भी डिस्प्यूटेड मैटर है, इस डिस्प्यूटेड मैटर के ऊपर जो दोनों पार्टीज़ के राइट्स बनते हैं, उन राइट्स को जज साहब ने डिसाइड किया हो। तो ये पहला क्या है, एडजुडिकेशन। दूसरा है एडजुडिकेशन सूट में आना चाहिए। और ये तीसरी बात है कि एडजुडिकेशन किस पॉइंट के ऊपर देना चाहिए, तो जो भी मैटर इन डिस्प्यूट चल रहा है, जो भी कंट्रोवर्सी में है मैटर दोनों पार्टीज़ के बीच में, उन मैटर के ऊपर दोनों पार्टीज़ के जो राइट बनते हैं, उन राइट को डिटरमाइन किया हो जज साहब ने इस एडजुडिकेशन में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मान लो जो डिस्प्यूटेड मैटर है वो 3 मैटर डिस्प्यूटेड मैटर हैं। अब हो सकता है कि जज साहब ने ये तीनों डिस्प्यूटेड मैटर के ऊपर पार्टीज़ के जो राइट बनते हैं उनको डिटरमाइन कर दिया हो, या इन 3 के 3 जो डिस्प्यूटेड मैटर हैं, इनमें से सिर्फ 1 या 2 मैटर के ऊपर जो पार्टीज़ के राइट बनते हैं उनको डिसाइड किया हो। तो चाहे सारे डिस्प्यूटेड मैटर के ऊपर जज साहब ने पार्टीज़ के राइट डिसाइड कर दिए, चाहे उनमें से कुछ जो डिस्प्यूट मैटर हैं उनमें से कुछ डिस्प्यूट के ऊपर दोनों पार्टीज़ के राइट डिसाइड कर दिए जज साहब ने, दोनों ही केस में वो क्या कहलाएगी, कोर्ट का डिसीजन डिक्री कहलाएगा। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि जज साहब ने पार्टीज़ के राइट डिसाइड कर रहे हो, जो जज साहब ने ये जो एडजुडिकेशन दिया हो, इसमें जज साहब ने क्या किया हो, पार्टीज़ के राइट डिसाइड करे हो, जो भी उनके बीच में डिस्प्यूटेड मैटर है उससे रिलेटेड उन दोनों पार्टीज़ के राइट डिसाइड करे हो। यहाँ पे राइट ऑफ द पार्टी का मतलब है सब्सटेंटिव राइट। जज साहब ने उन दोनों के पार्टीज़ के कौन से राइट डिसाइड किए, सब्सटेंटिव राइट डिसाइड करे हो। सब्सटेंटिव राइट का मतलब होता है कि जिसको डिसाइड करने के बाद जो प्रोसीडिंग चल रही है उस प्रोसीडिंग के ऊपर जनरल इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन रिलेटिंग टू जुरिस्डिक्शन, क्वेश्चन रिलेटिंग टू लिमिटेशन, क्वेश्चन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ द पार्टी, इस तरह से जो सब्सटेंटिव राइट होते हैं जिसको डिसाइड करने के बाद जो प्रोसीडिंग ऑफ सूट है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उन राइट्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो जज साहब ने जो मैटर इन डिस्प्यूट है पार्टीज़ के बीच में, उस मैटर इन डिस्प्यूट से रिलेटेड जो दोनों पार्टीज़ के सब्सटेंटिव राइट बनते हैं, उन सब्सटेंटिव राइट को उन जज साहब ने डिसाइड करा हो। जो सिर्फ प्रोसीजरल नेचर के राइट हैं, पार्टी के प्रोसीजरल नेचर के राइट हैं, सिर्फ प्रोसीजरल नेचर वाले राइट को अगर कोर्ट जज साहब ने डिसाइड किया है तो वो डिक्री नहीं है। अगर जज साहब ने सब्सटेंटिव राइट को डिसाइड किया है तो वो डिक्री है। लेकिन अगर जज साहब ने पार्टीज़ के सिर्फ प्रोसीजरल राइट को डिसाइड किया है तो वो डिक्री नहीं है। जैसे कि प्रोसीजरल राइट का मतलब, अगर मान लो कोई पार्टी अपीयर नहीं हुई, जज साहब ने डेट दी थी और उस डेट पे वो पार्टी अपीयर नहीं हुई, तो जज साहब ने क्या करा कि वो जो केस है उसको डिसमिस कर दिया। तो जज साहब का ये जो ऑर्डर आया, ये जो डिसीजन आया, ये डिक्री नहीं हो सकता, क्योंकि जज साहब ने यहाँ पे पार्टीज़ के सब्सटेंटिव राइट को डिसाइड नहीं करा। एक और एग्जांपल ले लो। दूसरा एग्जांपल है कि भाई कोई व्यक्ति है ए, उसने कोई सूट फाइल कर दिया। अब वो ये चाहता है कि ये सूट को मैं वापस विड्रॉ कर लूँ और फिर कल को दोबारा से अगर मेरे को मन करे तो दोबारा से मैं केस फाइल कर सकूँ। तो जब अगर ए को सूट विड्रॉ करना है तो इसको जज साहब की परमिशन लेनी पड़ेगी सूट विड्रॉ करने के लिए, नहीं तो ये दोबारा फिर केस फाइल नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करता है, ये जज साहब को एक एप्लीकेशन देता है कि सर मुझे परमिशन दी जाए कि मैं ये सूट को विड्रॉ कर लूँ और फिर दोबारा से फ्रेश तरीके से मैं इस सूट को फाइल करूँ, मेरी मर्जी हो तो
तो अगर ऐसी एप्लीकेशन ए ने दी है कि सूट विड्रॉ कर लूँ और फिर मन करे तो फिर मैं दोबारा से सूट फाइल कर दूँ दोबारा से, इसको अगर कोर्ट जज साहब ने मान लो परमिशन दे दी कि ठीक है हम आपको परमिशन देते हैं कि आप सूट विड्रॉ कर लो, तो ऑर्डर ग्रांटिंग लीव टू विड्रॉ अ सूट विद लिबर्टी टू फाइल अ फ्रेश सूट, ये जो डिसीजन आया कोर्ट का जिसमें इस जज साहब ने मिस्टर ए को कहा कि आप सूट विड्रॉ कर लो और फिर आपके पास अथॉरिटी आप दोबारा भी केस फाइल कर सकते हो, ये जो डिसीजन कोर्ट का आया ये डिक्री नहीं है। क्यों डिक्री नहीं है? यहाँ पे जज साहब ने ए को राइट दिया है, क्या राइट दिया है कि आप केस विड्रॉ कर लो और फिर दोबारा आपके पास अथॉरिटी रहेगी, आप चाहो तो दोबारा से फ्रेश तरीके से सूट फाइल कर सकते हो। यहाँ पे ए को जो राइट दिया है, जज साहब ने ए का जो राइट डिसाइड किया है कि भाई दोबारा से वो केस फाइल कर सकता है, ये सिर्फ प्रोसीजरल राइट है, ए का प्रोसीजरल राइट है। यहाँ पे ए का कोई सब्सटेंटिव राइट डिसाइड नहीं किया जज साहब ने, ये जज साहब ने मिस्टर ए का सिर्फ प्रोसीजरल राइट डिसाइड किया कि एक प्रोसीजर है, चलो आपको चांस दे देते हैं, आप केस विड्रॉ कर लो, फिर दोबारा से आप इसको फ्रेश तरीके से फाइल कर देना अगर आपको करना होगा तो यहाँ पे जज साहब ने मिस्टर ए का प्रोसीजरल राइट डिसाइड किया है, तो ये डिक्री नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कि ये जो जज साहब ने डिटर्मिनेशन दिया हो, डिसीजन दिया हो, ये कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए, फाइनल नेचर का होना चाहिए। जैसे कि मान लो जज साहब बीच बीच में कोई इंटरलोकुटरी ऑर्डर पास कर देते हैं। इंटरलोकुटरी ऑर्डर का मतलब कि कोई ऑर्डर जो थोड़े टाइम के लिए फोर्स में रहेगा, उसको बोलते हैं इंटरलोकुटरी ऑर्डर। तो इंटरलोकुटरी ऑर्डर मतलब केस चल रहा है, फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए जज साहब ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, तो उसको बोलते हैं इंटरलोकुटरी ऑर्डर, जो परमानेंट नहीं है। तो इंटरलोकुटरी ऑर्डर अगर जज साहब ने पास करे हैं जो परमानेंट नेचर के नहीं होते, फॉर द टाइम बिंग पास कर दिया, कल को वो ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं जज साहब, तो इनको जो इंटरलोकुटरी ऑर्डर जज साहब ने पास करे हैं जिसको कल को जज साहब चेंज भी कर सकते हैं, फॉर टाइम बिंग शॉर्ट पीरियड के लिए ये इंटरलोकुटरी ऑर्डर जज साहब ने पास करे हैं, तो ये डिक्री नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि डिक्री होने के लिए जो जज साहब ने डिटर्मिनेशन दिया हो वो फाइनल नेचर का होना चाहिए, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि एक बार जज साहब ने डिटरमाइन कर दिया कोई चीज़ तो फाइनल है, बस उसको आगे जाके जज साहब खुद भी चेंज नहीं कर सकते, फाइनल नेचर का है बस। नो नेक्स्ट है, पांचवी कंडीशन है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द एडजुडिकेशन। अब जज साहब ने ये जो डिसीजन दिया है अपना, इसको जज साहब एक फॉर्मली एक्सप्रेस करके लिखेंगे, मतलब एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट की तरह, एक फॉर्म की तरह अपना पूरा डिसीजन एडजुडिकेशन जज साहब लिखेंगे। तो जो जो चीज़ें डिक्री में आनी चाहिए, एक फॉर्मेट है डिक्री का, तो उसके अकॉर्डिंग, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, उसके हिसाब से प्रॉपर जो डिक्री में आनी चाहिए चीज़ें वो सारी चीज़ें कोर्ट जो जज साहब है वो लिखेंगे। तो फॉर्मली एक्सप्रेस करेंगे अपने डिसीजन को, मतलब जो जज साहब ने डिसाइड किया है, जुडिशियल डिटर्मिनेशन दिया है, उसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे जज साहब। और लिखेंगे भी कैसे? डिक्री की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ध्यान में रखते हुए कि क्या क्या डिक्री में आना चाहिए, वो ध्यान में रखते हुए जज साहब वो पूरा अपना डिसीजन फॉर्मली एक्सप्रेस करेंगे। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द एडजुडिकेशन होना चाहिए। तो ये 5 कंडीशन अगर पूरी कर रहा है कोर्ट का डिसीजन, तो वो कोर्ट का डिसीजन क्या कहलाएगा? डिक्री कहलाएगा। तो 5 कंडीशन कौन सी है? एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन किस पे होना चाहिए? मैटर इन डिस्प्यूट पे। एडजुडिकेशन सूट में होना चाहिए। एडजुडिकेशन पार्टीज के राइट को डिसाइड करे, और कौन से राइट को डिसाइड करे? सब्सटेंटिव राइट को डिसाइड करे। और एडजुडिकेशन कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए, फाइनल नेचर का होना चाहिए। और इस एडजुडिकेशन को जज साहब फॉर्मली एक्सप्रेस करें। तो ये 5 कंडीशन है, तो कोर्ट का डिसीजन डिक्री कहलाता है। तो ये डिक्री, तो डिक्री की भी ये 5 कंडीशन पूरी हो रही हैं तो वो डिक्री है, नहीं तो नहीं है। अब डिक्री की डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, डिक्री की डेफिनेशन अभी इनकम्प्लीट है।
ये तो हमने बस डिक्री के बारे में थोड़ा सा समझा है कि डिक्री क्या होती है। तो कोर्ट के डिसीजन दो होते हैं, या तो ऑर्डर या डिक्री। अब डिक्री के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी बातें जान ली कि डिक्री क्या होती है। अब इस डिक्री की डेफिनेशन को अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है। ये जो सेक्शन 2 क्लोज 2 में डिक्री की डेफिनेशन दी हुई है, इसको अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी एक जस्ट डिक्री की बारे में हमने कुछ चीज़ें समझी हैं, अभी डिक्री की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिक्री की डेफिनेशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये था हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का लेक्चर नंबर